रीजंस डिस्कस किए थे, रिटर्न्स टू फैक्टर्स एंड इट्स रीजंस। तो रिटर्न्स टू फैक्टर एंड इट्स रीजंस में हमने पढ़ा था कि इंक्रीजिंग रिटर्न के कारण क्या होता है। इंक्रीजिंग रिटर्न का सबसे बड़ा कारण होता है फर्स्ट फुल यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स फैक्टर। क्योंकि कंपनी अभी अभी आईफोन बनाना शुरू किया है तो मशीन भी नहीं है, और जितना मशीन को ज्यादा चलाओगे उतना लेबर ज्यादा लगेगी, और लेबर और मशीन के बीच अच्छा कोऑर्डिनेशन है। क्योंकि मशीन भी नहीं है, आप एक के बाद दूसरा शिफ्ट, दूसरे शिफ्ट के बाद आप थर्ड शिफ्ट आप जैसे ही करोगे तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, वो भी इंक्रीजिंग रेट से बढ़ेगा। तो फर्स्ट इसका रीजन था फुल यूटिलाइजेशन ऑफ द फिक्स फैक्टर। क्यों? क्योंकि फिक्स फैक्टर तो नया है, मशीन नहीं है। दूसरा रीजन इसका था जैसे जैसे आप लेबर को बढ़ाओगे वैसे वैसे वो काम करना शुरू करेंगे, और काम करने वाले लोग होते हैं स्किल्ड और नाकाम लोग होते हैं अनस्किल्ड। तो अनस्किल्ड लोगों से गधा मजदूरी करवाओ, और जो स्किल्ड लोग हैं उससे अपने बिजनेस के आप स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करवाओ, एफएम करवाओ, अकाउंट्स करवाओ, उनसे टैक्सेशन की एडवाइस लो स्किल्ड लोगों से। 90% जनता जो बीकॉम करती है वो अनस्किल्ड रह जाती है, जो सिर्फ बीकॉम करती है, क्योंकि वहां पास रेशियो 90% है। वहां सैलरी लगती है 10,000 20,000 रुपये महीना, हायर एंड बॉम्बे जैसी सिटी में 10% जनता करती सीए, उसका 10% पास होते हैं, मतलब लास्ट में 1% पास होता है जाके। ठीक है, तो वो स्किल्ड लोग हैं, वो लोग बिजनेस चला रहे, वो लोग कंपनी चला रहे अकेले लोग, और बीकॉम लोग गधा मजदूरी कर रहे, सुबह 10 बजे जाएंगे, रात को 8 बजे तक काम करेंगे। क्यों? बिकॉज जरूरी है लेबर को स्किल्ड और सेमी स्किल्ड में या अनस्किल्ड में डिवाइड करना। वो काम हम फर्स्ट स्टेज में कर चुके हैं। तो अनस्किल्ड लोग भी मिलकर के गधा मजदूरी करें, मजदूरी तो कर ही देना, नहीं तो तुम खुद करोगे। मुकेश अंबानी खुद सीमेंट के गट्टे उठेंगे यूं अपनी कंपनी में? नहीं। तो यहां पर थर्ड पॉइंट हमने कल पढ़ा था, बेटर कोऑर्डिनेशन बिटवीन द फैक्टर्स। क्यों? क्योंकि लेबर बढ़ाने पर प्रोडक्शन बढ़ेगा, क्योंकि मशीन नहीं है। इसलिए इंक्रीजिंग रिटर्न के ये 3 रीजन हमने कल पढ़े। बोलो यहां तक कोई डाउट? यहां तक कोई प्रॉब्लम? अगला टॉपिक प्रोबेबली हम आज इस चैप्टर को खत्म कर लेंगे। नेक्स्ट सब टॉपिक इसी के अंदर रिटर्न्स टू फैक्टर एंड इट्स रीजंस में नेक्स्ट टॉपिक डिमिनिशिंग एंड नेगेटिव रिटर्न्स टू अ फैक्टर। डिमिनिशिंग एंड हेडिंग लगाओ, डिमिनिशिंग। सेकंड और थर्ड स्टेज के फैक्टर हम अलग अलग नहीं पढ़ रहे, क्योंकि सेकंड और थर्ड स्टेज के कॉमन फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से प्रोडक्शन कम होता है। टीपी तो बढ़ता है बट एट अ डिमिनिशिंग रेट, और थर्ड स्टेज में तो टीपी गिर जाता है और एमपी क्या हो जाता है? नेगेटिव। उसके रीजंस हम सेकंड और थर्ड कैटेगरी के रीजंस अलग अलग नहीं पढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि सीबीएसई का सिलेबस, एनसीईआरटी, अदर रेफरेंसेस में डिमिनिशिंग और नेगेटिव रिटर्न के सेम रीजंस दिए हैं। कुल मिला के डिमिनिशिंग और नेगेटिव रिटर्न में प्रोडक्शन क्या हो रहा है? कम हो रहा है। अरे नेगेटिव रिटर्न में तो कम हो रहा है, लेकिन डिमिनिशिंग में भी बढ़ तो रहा है बट एट अ डिमिनिशिंग रेट बढ़ रहा है। इसलिए दोनों के कॉमन रीजंस दिए हैं बुक्स में, तो इसलिए आपका काम भी आसान हो गया। डिमिनिशिंग और नेगेटिव रिटर्न के कॉमन पॉइंट है तो एक टॉपिक पढ़ने का काम हो गया, और हमारा काम भी आसान हो गया, क्योंकि हमको भी 3 टॉपिक पढ़ाने की जरूरत नहीं है, 2 ही टॉपिक पढ़ाने। यहां पर स्टूडेंट दिमाग लगाता है और बोलता है सर इन फैक्टर को रिवर्स करके लिख देते हैं, मतलब फर्स्ट पॉइंट को हम उल्टा कर देंगे, फुल यूटिलाइजेशन की जगह अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स फैक्टर, फिर हम डिवीजन ऑफ लेबर की जगह लिख देंगे कॉम्बिनेशन ऑफ लेबर। शादी करवा रहे हो क्या? कॉम्बिनेशन। उल्टा सोचो, बच्चा कुछ भी सोच लेता है। यहां पर इकोनॉमिक्स के जो ज्ञाता है हमारे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के, नाम बोलो, एल्फ्रेड मार्शल ने ही इनका नाम दिया है, तो हमको उन्हीं नाम से कॉन्सेप्ट को पढ़ना है। तो हेडिंग लगाओ पहले, रीजंस ऑफ डिमिनिशिंग और नेगेटिव रिटर्न्स टू अ फैक्टर। रीजंस ऑफ, रीजंस, या हेडिंग ऐसे भी लिख सकती है, डिमिनिशिंग, डिमिनिशिंग, ये इसका पार्ट बी है, ठीक है, पार्ट बी, डिमिनिशिंग
पार्ट ए कल पढ़ा दिया, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर एंड इट्स रीजंस। अभी डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर एंड इट्स रीजंस। हाँ हाँ लिख रहा हूं, एंड रीजंस ऑफ नेगेटिव रिटर्न्स। दोनों टॉपिक एक साथ पढ़ रहे हैं। फर्स्ट रीजन है इतना ही है। फर्स्ट रीजन है इसका फिक्सिटी ऑफ द फैक्टर। फिक्सिटी ऑफ द फैक्टर सबसे बड़ा रीजन है ये। क्यों हमारा टीपी डिमिनिशिंग रेट से बढ़ता है और नेगेटिव हो जाता है, गिरने लग जाता है इन सेकंड स्टेज एंड थर्ड स्टेज। इसका सबसे बड़ा कारण है फिक्सिटी ऑफ द फैक्टर। क्या है बोलो? फिक्सिटी ऑफ द फैक्टर। ये इसी नया है, साल भर पहले लगा है, ठीक है, सही में साल भर पहले लगा है इसी, तो अभी अच्छी हवा देता है, बढ़िया देता है ना? क्यों? क्योंकि नया है। यही अभी तीसरा चौथा बैच जब यहां पर आएगा 11th वाला, अगले 3-4 साल में एसी क्या हो जाएगा? पुराना। अब जब एसी पुराना हो जाएगा तो सर्विस मांगेगा, कभी गैस भरा नहीं है, कभी बाहर क्लीनिंग करवानी पड़ेगी। बट दैट मीन्स एसी की लाइफ जैसे जैसे बढ़ती है, कोई भी फिक्स एसेट की लाइफ जैसे जैसे बढ़ती है, उसकी परफॉर्मेंस क्या होती है? डाउन। ये प्रोजेक्टर लगाया था हमने 3 साल पहले, तो अभी आपकी 11th क्लास यहां शिफ्ट करने से पहले इसके लैम्प को चेंज किया गया। क्यों? क्योंकि इसका जो ग्लो था वो कम हो गया। क्यों? क्योंकि 3 साल से चल रहा है। फैक्टर की फिक्सिटी है, फिक्सिटी की वजह से ही आप अकाउंट्स में चार्ज करते हो डेप्रिसिएशन, नॉर्मल वियर एंड टियर, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस, आउटडेटेडनेस। तो अब बल्ब चेंज हो गया, दैट मीन्स कभी ना कभी अगर ये बल्ब खराब हो गया तो वापस से या तो बल्ब लगाओ, और 30,000 का बल्ब है, 30,000 का बल्ब है, टोटल प्रोजेक्टर की कॉस्ट 50,000, तो आदमी नया प्रोजेक्टर ही ना ले आए। अगर मुझे हर 1.5 साल में नया बल्ब लगाना पड़ेगा, मैं तो नया प्रोजेक्टर ले आता हूं जो मुझे अगले 3 साल वापस सर्विस देगा, isn't it? तो ये पॉइंट क्या कहता है कि फैक्टर फिक्स है, फिक्स एसेट्स का नेचर फिक्स है, ये ओवर द पीरियड डाउन होते हैं। आप नया कंप्यूटर लाओ, लैपटॉप लाओ, वो जो चलता है स्टार्टिंग के 2 साल बिना हैंग हुए चलेगा। जैसे जैसे आप उसमें आईफोन लेके आओ आप नया, जो शुरू के 3 महीने जो परफॉर्मेंस देगा आपको लगेगा मजा ही आ गया। जैसे जैसे उसको 1 साल 2 साल 3 साल होगा, बैटरी ड्रेन होती है, बैकअप कम हो जाता है, बैटरी बैकअप कम हो जाता है, स्टोरेज कम हो जाता है। कितने भी क्लीनिंग ऐप डाल लो, 10 से 12 जीबी से ज्यादा क्लियर नहीं कर पाते, बिकॉज फैक्टर फिक्स है। फैक्टर क्या है? फिक्स। दैट मीन्स अगर फैक्टर की फिक्सिटी आ गई है, अगर आपका फिक्स एसेट पुराना हो गया तो आप लेबर कितनी भी बढ़ा लो, आप अब 3 या 4 शिफ्ट करवाओ, तो भी मशीन तो उतना ही बनाएगी आप जितना उसको टाइम के साथ जितना वेयर एंड टेयर हुआ है। अगर नहीं थी तब 10,000 यूनिट बनाती थी बिना गर्म हुए, अब हम 2 शिफ्ट करवाते हैं, मशीन 3 घंटे में गर्म हो जाती, और ज्यादा गर्म हो गई फट गई तो हमको 2 घंटे का रेस्ट देना पड़ेगा। लेबर बैठी है तो भी 2 घंटे मशीन बंद है, क्यों? क्योंकि ओवर हीटिंग हो गई मशीन की। तो 2 घंटे लेबर आइडल, फोकट बैठेगी, वेजेस देनी पड़ेगी उनको। लेकिन फिक्स फैक्टर क्या हो चुका है? फिक्स हो चुका है। अब चाह करके भी प्रोडक्शन 10,000 का 10,000 मैक्सिमम नहीं हो सकता, इसलिए टीपी हो जाता है। इंक्रीज तो होता है क्योंकि लेबर, टीपी तो हमेशा बढ़ेगा लेकिन डिक्रीजिंग रेट से। और क्योंकि हम नेगेटिव के भी रीजन एक साथ ही लिख रहे हैं, तो एक लेवल ऐसा आएगा जब मशीन 10 के जगह 8,000 5,000 बनाएगी मैक्सिमम। दैट मीन्स नेगेटिव एमपी। इज इट क्लियर? बोलो, फिक्सिटी ऑफ द फैक्टर समझ में आया? कोई डाउट? क्या लिखेंगे इसके अंदर कि फिक्स एसेट्स ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या होती है? डेप्रिशिएट होती है।
और वो चाह करके भी डबल शिफ्ट ट्रिपल शिफ्ट में भी अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी जितना बना नहीं सकती। मैंने कहा ना, लेबर बैठी 2 घंटे मशीन बंद कर दी, फट जाएगी तो गर्म होकर। बड़ी सीमेंट फैक्ट्री में जो ग्लास फर्नेसेस वगैरह होते, जो बॉयलर्स वगैरह होते, हीटर होते हैं अंदर, वहां पर हमको रेस्ट देना पड़ता है, डाउन टाइम कहते हैं उसको। क्या बोलते हैं? डाउन टाइम। डाउन टाइम क्यों देना पड़ा? मशीन पुरानी हो गई। अब अगर आप लेबर बढ़ा भी दोगे तो कई बार फैक्ट्री में आग लग जाती है, वर्कर जल जाते मशीन के अंदर ही, कट पीट जाते। सीमेंट फैक्ट्री के अंदर जो बॉयलर चलते हैं, अगर ज्यादा ओवर एफिशिएंसी पे मशीन अगर काम कर रही है, ब्लास्ट हो जाएगा, जल जाएंगे वर्कर अंदर मशीन में ही, अंतिम संस्कार वहीं, जल जाते वहीं, अवेरने पड़ते कभी कभी तो। हाँ, फैक्ट्री एक्सीडेंट्स बहुत डेंजरस होते हैं। क्यों? क्योंकि मशीन को ऑलरेडी एक लाइफ है, आप उसको ओवर एफिशिएंसी से काम करोगे, आप सेफ्टी स्टैंडर्ड मेंटेन ही नहीं कर। बिरला सीमेंट फैक्ट्री नाम सुना है? चित्तौड़ में 10 वर्कर एक बार ऑन द स्पॉट जल के मर गए, स्पॉट में जल के मर गए, आग लगी, खत्म। हॉस्पिटल ले जाने जितना उनकी बॉडी नहीं बची थी, बिकॉज फिक्सिटी ऑफ द फैक्टर। क्या बोलो? फिक्सिटी। आप लेबर तो बढ़ाते जा रहे हो, मशीन तो वही है। यहां मैं क्लासेस भले कितने भी बढ़ा लूं, लैम्प तो वही है ना प्रोजेक्टर का, रिप्लेस्ड। इसलिए कभी ना कभी हमको हो सकता है 6 महीने में नया प्रोजेक्टर लेना पड़ जाए, क्योंकि बार बार 30,000 रुपए थोड़ी लगूंगा, क्यों? प्रोजेक्टर तो पुराना है ना। लेंस, सिर्फ लैंप नया लगाने से क्या होता? आपके घर में दादाजी होंगे, बड़े बुजुर्ग होंगे, दांत एक बार टूट गए, क्या नकली दांत वही काम करते हैं जो असली दांत करते हैं? नहीं। दादाजी भी ओवर द पीरियड क्या हो रहे हैं? वियर एंड टियर हो रहा है ना। नहीं, फिक्सिटी ऑफ द फैक्टर। क्या बोलो? फिक्सिटी ऑफ द फैक्टर। लिखो, लिखो इसके अंदर, इफ मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ, if more and more units of, if more and more units of labor are combined, लेबर आप कितनी भी बढ़ा दो, with fixed factor, if more and more units of labor are combined with fixed factor, comma, the fixed factor, लेबर आप कितनी भी बढ़ा के, मैं कह रहा हूं 10 शिफ्ट करवा लो आप एक दिन में, लेकिन मशीन तो बनाने वाली एक ही है। The fixed factor gets excessively utilized, फिक्स फैक्टर को आप एक्सेसिव यूटिलाइज कर चुके हो ड्यू टू पुराना हो गया हो, वियर एंड टियर। और क्योंकि फिक्स फैक्टर पुराना हो गया है, तो आप लेबर कितने भी बढ़ा लो, क्या प्रोडक्शन बढ़ेगा? बढ़ेगा क्या? मशीन की मैक्सिमम कैपेसिटी पर आप भले ही चलाते रहो, पर क्या वो 10,000 के 10,000 बनाएगी? लॉन्ग रन में बनेगी? नहीं। इट लूजेस इट्स एफिशिएंसी, इट लूजेस its efficiency, it loses its efficiency, hence TP falls or increases at a diminishing rate. बोलो है ना? कोई डाउट? लेबर भले ही कितनी भी बढ़ा लो, लेकिन मशीन तो वही है। मैं यहाँ क्लासेस कितनी भी ज्यादा चला लो, प्रोजेक्टर तो एक ही आया ना। आपकी 11th क्लास फ्री होती है, फिर यहाँ सीएमए वाले बच्चे बैठते हैं, प्रोजेक्टर तो वही है ना। फिर सीएमए इंटर वाले बैठ जाते कभी यहाँ,
प्रोजेक्टर वही है, फैन वही है, सबकी एक लाइफ है, एसी वही है। तो भले लेबर कितने भी बढ़ा लो, टीचर कितना भी बढ़ा लो, लेकिन सिस्टम तो वही है, आईपैड तो वही है, ओवर द पीरियड रिप्लेस तो करना पड़ेगा, आया ना। इसलिए टीपी इंक्रीज तो होता है बट एट अ डिमिनिशिंग रेट या फिर फॉल होगा, आया ना। क्योंकि हम सेकंड और थर्ड स्टेज के फैक्टर दोनों एक साथ लिख रहे हैं, बुक्स में भी अलग नहीं दिए। बोलोगे डाउट? समझ में आया? सेकंड पॉइंट, सेकंड रीजन ऑफ डिफरेंस लिखेंगे इम्परफेक्ट फैक्टर, इम्परफेक्ट फैक्टर सब्स्टिट्यूटेबिलिटी। आधा जमाना तो ये हेडिंग लगाने में खत्म हो जाए, स्पेलिंग। कुछ लोग लिखेंगे सुटेबिलिटी, जबकि ये क्या है? सब्स्टिट्यूटेबिलिटी। बोलना सीखो, बोलो सब्स्टिट्यूटेबिलिटी। क्या मतलब है? इतनी इंग्लिश आपकी अच्छी होती तो आपको मैं क्यों पढ़ाता? बोलो। सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल इम्परफेक्ट मतलब नहीं है, ठीक है। अगर सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल होते तो हम लिखते हैं सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबिलिटी। यहां कह रहे इम्परफेक्ट फैक्टर सब्स्टिट्यूटेबिलिटी, मतलब कि एक लेवल के बाद लेबर कितने भी बढ़ा ली जाए, मशीन को बढ़ाना पॉसिबल। अरे भाई स्टूडेंट बढ़ गए किसी बैच में तो नोट्स बढ़ाने आसान है, नोट्स की कॉस्टिंग वेरिएबल है, स्टूडेंट ज्यादा तो ज्यादा और स्टूडेंट कम तो कम। लेकिन ऐसा थोड़ी है कि यहाँ 4-5 बच्चे और आके बैठ जाए तो मैं यहाँ 2 प्रोजेक्टर लगा दूंगा। प्रोजेक्टर तो कितना रहेगा? एक, या 4-5 बच्चे और पढ़ने पे एसी एक और या 2-4 एसी लगा दूंगा मैं। हॉल की कैपेसिटी 2 एसी की है। तो एक लेवल ऐसा आता है बिजनेस में जहां पर लेबर बढ़ाने पर फिक्स एसेट का बढ़ाना पॉसिबल नहीं होता। इसलिए यहां पर लेबर तो बढ़ गई लेकिन फिक्स एसेट वही पुराना का पुराना डब्बा ही है, एसी। तो भले ही लेबर बढ़ा लो, फिक्स फैक्टर वही है, इसलिए प्रोडक्शन बढ़ना पॉसिबल नहीं होता। इसको हम बोलते हैं इम्परफेक्ट फैक्टर सब्स्टिट्यूटेबिलिटी। फर्स्ट पॉइंट में भी तो यही पढ़ा था, नहीं? फर्स्ट पॉइंट में हमने पढ़ा था कि लेबर बढ़ा लो लेकिन मशीन पुरानी हो गई है ड्यू टू नॉर्मल वेयर एंड टियर, उसको बोलते हैं फिक्सिटी ऑफ द फैक्टर। और सेकंड पॉइंट में क्या पढ़ा रहे? लेबर बढ़ाने से कोई मतलब नहीं है क्योंकि फिक्स फैक्टर तो उतना ही रहने वाला है। क्लियर? क्योंकि माइक्रो में प्योरली हमको लॉन्ग रन में मैंने सिर्फ डिफरेंस करवाया था, इक्वेशन बनाई थी, लेकिन 11th की माइक्रो में पूरा चैप्टर किस पॉइंट से दिया है? शॉर्ट टर्म इक्विलिब्रियम, जहां पर फिक्स फैक्टर को बढ़ाना पॉसिबल नहीं है। तो लॉन्ग रन को हम कब पढ़ेंगे? सीए फाउंडेशन या एसीसीए वहां पर पढ़ोगे। बोलो कोई डाउट? पर पहले शॉर्ट रन पे ग्रिप लगा लो। क्या हो, क्यों लड़ रहे हो दोनों आपस में? हाँ, तो इम्परफेक्ट फैक्टर सब्स्टिट्यूटेबिलिटी हो बात नहीं। फिक्स फैक्टर बढ़ाना इतना ज्यादा पॉसिबल नहीं होता क्योंकि लेबर को भले ही बढ़ा लो लेकिन फिक्स फैक्टर को बढ़ाना शॉर्ट रन में पॉसिबल नहीं है। इसलिए इस पॉइंट को हम बोलते हैं इम्परफेक्ट फैक्टर सब्स्टिट्यूटेबिलिटी। कोई डाउट? कोई प्रॉब्लम? लिखो एक्सप्लेनेशन। The factors of production are imperfect. The factors of production are imperfect. टेस्ट कब बोला मैंने? सैटरडे की कल बोला है? अच्छा, और इम्परफेक्ट पूरा है ना? पूरा न्यूमर, हाँ
कि न्यूमेरिकल तक बोला था? कहां तक बोला था? हाँ, मैंने कहा था कि वो टेस्ट, अच्छा वो इवेंट की वजह से कैंसिल हो गया था, तो मैंने कहा था पूरा ही है ना, पूरे आज खत्म कर रहा हूं, कल 2 दिन में होनी, ठीक है, कल और परसों टेस्ट है, टेस्ट, ठीक है ना, ठीक है ना। तो क्लासेस मेरी लगेंगी आपको, इलास्टिसिटी और प्रोडक्शन के 2 डीपीपी मिलेंगे, ठीक है, वो आपको कल, मतलब यहाँ पर इन्विजिलेटर रहेगा, वो आपको डीपीपी सॉल्व करने हैं दोनों, ठीक है, एक इलास्टिसिटी का मिलेगा, एक आपको प्रोडक्शन का मिलेगा, ठीक है, और उसके जैसे ही क्वेश्चन मतलब टेस्ट में आ सकते हैं, आएंगे वो नहीं, प्रोडक्शन इसका इसका शुरू से देना है, फुल कोर्स कर दो, एक 3 घंटे का। हाँ हाँ हाँ, ये हाँ बोल रहे हैं। द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर, ये हाँ बोल रहा है ये हृदय। द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर imperfect substitutes. The factors of production are imperfect substitutes. बातें नहीं क्लास, गाल खींच लूंगा ऐसे पूरे, इसी तरीके से। Are imperfect substitutes of the factors of production are imperfect substitute of each other. That is, even if labor, बताओ लेबर कौन सा वेक्टर होता है? वेरिएबल। That is, if labor can be employed, भले ही आप लेबर को एम्प्लॉय करो, लेकिन फिक्स फैक्टर क्या रहेगा बोलो? अरे फिक्स फैक्टर क्या रहेगा? सेम, फिक्स्ड फैक्टर कैन नॉट बी, फिक्स फैक्टर कैन नॉट बी इंक्रीज, फिक्स फैक्टर को बढ़ाना पॉसिबल शॉर्ट रन में नहीं है, इन शॉर्ट रन। Accordingly, marginal product diminishes. Third, accordingly MP diminishes, MP कम होगी। हाँ जी, टाइम कम, 10:45 है। थर्ड, हाँ, accordingly MP diminishes. Third point, poor coordination between factors. Poor coordination between, कौन है पीछे? मानसी, poor coordination between factor। अभी चोटी बना दूंगा सारे बाल इकट्ठे करके, ध्यान, इतना बोला तो। पुअर कोऑर्डिनेशन बिटवीन फैक्टर्स। अब एक स्टेज ऐसी आती है जहां पर लेबर बढ़ाने पे भी प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा। क्लियर? ये ऊपर वाले पॉइंट का रिवर्स भी आप लिख सकते हो। उधर हमने लिखा था बेटर कोऑर्डिनेशन, यहां पर क्या लिख रहे हैं? पुअर कोऑर्डिनेशन। राइट ऑन, एट दिस स्टेज, at this stage, अंजलि keep quiet, ये YouTube पे जा रही है आज, फिर मशहूर हो जाओगे। At this stage, increasing labor और वेरिएबल फैक्टर। क्या हुआ? तू क्यों आया उठ के लड़ने के लिए? तो तेने कॉपी दी क्यों इनको? तो क्यों दे?
देखो यार नर्सरी क्लास के बच्चे, ये रुको मैं ये कैमरा घुमा के ना शक्लें दिखाता हूँ तुम्हारी सबकी, बहुत अच्छा लगेगा। वी हैव 11th क्लास किड्स बिहेविंग लाइक नर्सरी पीपल, सॉरी प्री नर्सरी पीपल। एट दिस स्टेज इंक्रीजिंग लेबर, अभी दिखाता हूँ सबकी शक्ल, रुको ये कैमरा घुमा के। अभी मैंने स्टॉप थोड़ी की रिकॉर्डिंग, वो कभी मजा आएगा तेरी मम्मी को भेजूंगा, ठीक है। इंक्रीजिंग लेबर एट दिस स्टेज, ज्यादा होशियारी नहीं, चांटा लगा दूंगा मैं, ध्यान रखना। इंक्रीजिंग लेबर और वेरिएबल फैक्टर विल नॉट रिजल्ट इन, इंक्रीजिंग लेबर, देख कैसे चुप हो गया हो, अभी देखो भी बना दूंगा मैं से, विल नॉट रिजल्ट इन, वेरी गुड, इंक्रीजिंग प्रोडक्शन। अब यहां पर लेबर को बढ़ाने पे प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा, सो कोऑर्डिनेशन, लास्ट प्लीज कीप क्वाइट, सो कोऑर्डिनेशन बिटवीन देम इज डिस्टर्ब्ड। मैंने बोला ना लेबर बढ़ा के रखो, मशीन को डाउन टाइम अगर है तो 5 घंटे भी ठंडा रखना पड़ेगा। सुबह से चल रही मान लो 10 घंटे चल गया, अभी 5 घंटे कूलिंग पीरियड, लेबर तो 5 घंटे फ्री बैठेगी, बैठेगी ना, लेबर के पास करने को कुछ है थोड़ी, इसीलिए तो वो लेबर है, आया ना। ओके नेक्स्ट हेडिंग, लास्ट, बस लास्ट एग्जाम क्वेश्चन करवा रहा हूं, क्योंकि फिर टेस्ट में दूंगा तो आप बोलोगे हमें तो बताइए नहीं, लिखना नहीं है, ठीक, लास्ट बस, इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, सिर्फ डायग्राम डायग्राम बनाने आप। डिफरेंट कर्व्स, लास्ट हेडिंग, डिफरेंट कर्व्स अंडर डिफरेंट फेजेस। जिस प्रकार से आपको कर्व दिया जाएगा, आपको या तो टीपी से एमपी कर्व या एमपी से टीपी कर्व बनाने को पूछ सकते हैं, ठीक है। तो मैं टीपी कर्व बना रहा हूं, यह काम करते हैं, मैं एमपी कर्व बना रहा हूं, आप मुझे बताना टीपी कर्व कैसे बनेगा। फर्स्ट सिचुएशन, ठीक है, यहां पर लिया लेबर, यहां पर लिया एमपी, एमपी इंक्रीजिंग दिया मान लो आपको, बताओ टीपी कैसे बनेगा। आपको सिर्फ बताना है कॉन्वेक्स या कॉनकेव। एमपी इंक्रीजिंग मतलब स्टेज 1, स्टेज 1 में टीपी कैसा होता है, इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट या डिमिनिशिंग रेट, इंक्रीजिंग रेट। शेप कैसी होगी, कॉन्वेक्स या कॉनकेव, कॉन्वेक्स, ठीक है। ये साथ साथ बनाते जाओ जल्दी, फटाफट ये साथ के साथ बनाते जाओ। अगर आपको एमपी मान लीजिए ऐसा दिया है, एमपी ऐसा एमपी दिया मतलब फॉलिंग, एमपी फॉल हो रहा है, लेकिन आप देखो नेगेटिव नहीं हुआ है पॉजिटिव ही, तो यहां पर कर्व कैसा बनेगा, कौन केव। ये एग्जाम में आ सकता है 2 नंबर का, एमपी कर देंगे, टीपी बना के दिखाना है, बताओ एमपी फॉलिंग है लेकिन नेगेटिव नहीं है, तो टीपी इंक्रीज तो होगा, बटेटा बोलो रे, कौन सी रेट से, डिमिनिशिंग। शेप कैसी होगी, कॉनकेव, ऐसी शेप होगी, ठीक है। थर्ड डायग्राम, फर्स्ट के 2 हो गए, जल्दी बनाओ। डिफरेंट कर्व्स अंडर डिफरेंट सिनेरियोस,
डिफरेंट कर्व्स अंडर डिफरेंट सिनेरियोस। फर्स्ट के दो डन। फर्स्ट के जो दो हैं वो कल जो दो डायग्राम बने थे वैसे ही हैं। लास्ट स्टेज आपको एमपीएससी दी मान लो, बताओ इस बार एमपी कैसी दी? ये कौन सी एक्सिस है? नेगेटिव। अगर नेगेटिव दी तो टीपी कैसा बनेगा? फॉलिंग। टीपी कैसा बनेगा बोलो? दिस इज योर टीपी। बोलो कोई डाउट? दिस चैप्टर इज आधी माइक्रो खत्म आपकी।